नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए आज एक ऐसे अतिथि का स्वागत करते हैं। नाम अगर परिचय कराना हो तो आप हैं मनीष शर्मा जी। मनीष जी वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन बात हम आज करेंगे पर्यटन पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन की जो असीम संभावनाएं पहले अनएक्सप्लोर्ड थी, वो बीते कुछ सालों में किस तरीके से आगे बढ़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटी प्रोफेशनल के साथ मैं पर्यटन पर बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल मनीष जी आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन इनका जो कोर सेक्टर है अपने फील्ड का, वो है सर्विस सेक्टर, होटलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों आज मनीष शर्मा जी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तो मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका प्रारंभ पर। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, और आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। मनीष जी, जब कभी भी पर्यटन की बात की जाती है तो सांस्कृतिक जी, रूप से अगर आप अपने देश को देखिए तो तमाम कारणों से जो हमारे यहाँ पर्यटन का एक मेजर हिस्सा कवर होता है, यानी भारत में जो पर्यटन की सबसे बड़ी भागीदारी है, वो सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से और फैक्चुअली यह बात सही है कि धार्मिक पर्यटन बहुत ज्यादा रहा है, जो भी पर्यटन जी, हुआ है। तो क्योंकि एक विकसित समाज जो कि धीरे-धीरे विकास की तरफ चल रहा है, उसकी बाइंग कैपेसिटी, उसको अपने घूमने और फिरने पर जो पैसे खर्चा करने की कैपेसिटी, जरा ये वरीयता में कहीं नीचे रहती थी। लेकिन हाँ, साल जी, में लगने वाले तीर्थ, मंदिर, मेले, माघ मेले जैसे बड़े वैश्विक आयोजन, तो हमने ये महसूस किया है हमारे समाज में कि धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इन टोटलिटी पर्यटन में मिला के। लेकिन जी, समय के साथ हमने प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। डेस्टिनेशन जी, वेडिंग भी हम अब इस समाज में देख रहे हैं। तो लोग शादियां करने के लिए दूर चले जाते हैं। भाई, ये जी, भारतीय समाज उस संस्कृति से आता है जहां बारात एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, लेकिन जी, वर और वधु पक्ष दोनों कहीं तीसरे जगह पे चले जाते हैं। सारे रिश्तेदार वहां इकट्ठे होते हैं। तो अब चीजें इस तरह से बढ़ रही हैं, ये विकास है, ये जी, समय के साथ जीना है। जी ऐसे हाँ, में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश आप देखिए तो शिव की धरती है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। उत्तर जी, प्रदेश कृष्ण की धरती है। उत्तर प्रदेश बुद्ध की धरती है। उत्तर प्रदेश में कबीर हैं, गंगा हैं, जमुना हैं। आज उत्तरांचल नहीं है, वरना आप सांस्कृतिक हुँ, रूप से उत्तरांचल को ही को भी उत्तर प्रदेश ही समझिए। जी, तो जी। क्या अब भी एक प्रोफेशनल के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में आप मानते हैं कि धार्मिक पर्यटन अभी भी एक आधार है कुल मिला के भारत और 24-25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में? जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है कि हमारे जितने भी देवी-देवता हुए हैं, भगवान श्री राम हैं, चाहे श्री कृष्ण जी हैं, भगवान शिव की भी धरती है। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा धर्म है और जो अर्थशास्त्र है, वो कहीं न कहीं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। और ये कोई कोई आज की बात नहीं है, ये हज़ारों साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप 30-40 साल पीछे भी जाके देखेंगे तो समय-समय पर मेले लगा करते थे। अभी तो इतना नहीं होता, अभी तो गाँव कस्बों में फिर भी आपको दिखेगा, लेकिन शहरों में ये ट्रेंड खत्म हो गया है। तो जो मेले लगा करते थे या साप्ताहिक जो दुकानें लगती हैं या मार्केट लगता है, वो एक आर्थिक चक्र को घुमाने का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, आज भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो धार्मिक पर्यटन जो है, वो हमारे देश में हमेशा से रहा है। आज हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, कोई नई-नई चीज़ें बन गई हैं हमारे यहाँ पे। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो उस समय हमारे पास में क्या था? उस समय हमारे पास में बड़े-बड़े शानदार मंदिर हुआ करते थे, या जैसे कोई भी जैसे आपका बोध गया वगैरह हो गया, या फिर बौद्धों के भी इस तरह के हुआ करते थे, हिंदू मंदिर होते थे, दक्षिण में अगर जाएँगे वहाँ पे मंदिर हुआ करते थे। तो हमारी जो भी अर्थशास्त्र उस समय जो था, जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, वो मंदिरों पे ही केंद्रित थी। क्योंकि मंदिर ही आपकी जो भी उस समय धनोपार्जन की जो भी गतिविधियाँ हुआ करती थी, खेती के अलावा, खेती तो एक चलिए रहता ही था, एक प्राइमरी जिसको हम मोड कह सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हुआ करती थी, वो कहीं न कहीं धर्म से जुड़ी हुआ करती थी। कोई ठीक धार्मिक बात। आपका कोई आयोजन हो गया, कोई मेला हो गया, या कोई भी तीर्थ यात्राएँ हो गई।
इन्हीं से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना जो भी कार्य उनके होते थे आर्थिक, वो काम किया करते थे। तो आपकी बात एकदम सही है, उत्तर प्रदेश हमेशा से ही धर्म से जुड़ा हुआ रहा है और ये धर्म ही हमारे अर्थ के पहिए को चलाता रहा है हज़ारों साल से। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जी, आपको भी ध्यान होगा, हमें भी ध्यान है और हमारे दर्शकों को भी ध्यान जी, है। राम मंदिर अयोध्या में जब उसका फैसला आने वाला था या जब विवाद लंबित था, तो एक जी। खेमे से ये आवाज या एक जुमला बार-बार आ जाता था कि साहब मंदिर बना के क्या होगा? वहाँ तो अस्पताल बना लीजिए, वहाँ तो कुछ और बना लीजिए, वहाँ स्कूल जी, बना लीजिए। तो ये जो जी, एक नैरेटिव कि मंदिर बना के क्या होगा? आज उत्तर जी, प्रदेश में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या में, जो कि अगले साल जी, पूरा हो जाएगा। विंध्याचल में माँ जगदम्बे का कॉरिडोर, उसके बाद आप देख रहे हैं तो मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर की बातचीत चल रही है, जी, जी, चित्रकूट का विकास। तो इस तरीके से जो सतत रूप से पिछले जी। 5-6 सालों में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि ऐसे हुँ, पर्यटन स्थलों का पर्यटकों के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से, चाहे केवल यहाँ भव्यता की बात नहीं हो रही है, लेकिन पर्यटन हुँ, हुँ। सुविधा के नाम के हिसाब से जी, जो ये विकसित किया जा रहा है, इसका कितना बड़ा रोल आप एक नए पर्यटन, आज के हुँ, हुँ। पर्यटन, यानी समय के साथ जी, वाला पर्यटन, जी। उसको कैसे देखते हैं? देखिए आज का जो पर्यटन है पहले की तरह तो आजकल होता नहीं है। कोई भी पर्यटक अगर कहीं पे आता है तो वो उसको एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस जगह पे, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी ट्रेन की सुविधा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए या फिर एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि वो अपनी जो भी गंतव्य स्थान है वहाँ पे जल्दी से जल्दी जा सकें और वहाँ से वापस लौट सकें। हुँ, उसके अलावा उनको रहने-सहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, अच्छे होटल्स हो गए या धर्मशालाएँ हो गई। पहले तो जी धर्मशालाएँ ही हुआ करती थी, होटल तो होते नहीं थे। लेकिन आजकल होटल्स या जैसे आपके जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, ये भी होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में पहले ये चीज़ें इतनी विकसित नहीं थी। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले की बात करूँ, तो उस समय सिचुएशन इतनी खराब थी कि अ, जैसे अयोध्या जैसी इतनी हमारी महत्वपूर्ण नगरी है, वहाँ पे भी आपको अच्छे होटल आज भी नहीं मिलेंगे। आज भी कई होटल वहाँ पे बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एयरपोर्ट भी अभी वहाँ पे बन रहा है, सोचिए आप। अगर हम काशी की बात करते हैं, तो काशी में भी कॉरिडोर अभी बना है और उसके साथ-साथ वहाँ पे रिंग रोड और भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स बने हैं, मार्केट्स को सुधारा गया है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पर्यटकों का एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि बाढ़ आ गई है। पहले जहाँ पे काशी में कुछ लाख पर्यटक आते थे, पिछले साल वहाँ पे करीबन 7 से 8 करोड़ पर्यटक आए हैं 1 साल के अंदर। तो जब इतने पर्यटक आते हैं, वो उस शहर में आएँगे, वो शहर की सुविधाएँ को भी कहीं न कहीं अवेल करेंगे, बाज़ारों में भी जाएँगे, वो मंदिर मंदिर से प्रसाद भी खरीदेंगे, फूल माला भी खरीदेंगे, नौका विहार भी करेंगे। इसके अलावा फिर शहर के अंदर और भी कई चीज़ें होती हैं, खाने-पीने की दुकानें हैं आपकी या सिनेमा हॉल है या कहीं घूमने चले गए, रिक्शे वाले को ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक पर्यटक कुछ हज़ार रुपए वहाँ पे खर्च करता है और उसकी हुँ, वजह से उस प्रदेश का, उस शहर का जो आर्थिक चक्र है, वो घूमता है और वहाँ पे संपन्नता आती है। तो मेरा जो मानना है वो ये था कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल थे, वो कहीं न कहीं बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग आना पसंद नहीं करते थे वहाँ पे। उस चीज़ को बदला गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, साफ-सफाई पे ध्यान ध्यान दिया गया है। जो स्वच्छ भारत अभियान जो है, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ। क्योंकि हुँ, पहले क्या होता था कि कहीं पे भी आप जाएँगे तो टॉयलेट्स बहुत बुरी हालत में होते थे और पर्यटकों के लिए टॉयलेट्स हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के बाद में ये चीज़ भी बदली है। लोगों की रहने-खाने की अच्छी सुविधा मिलने लगी है, इसलिए लोग ज़्यादा आना पसंद कर रहे हैं और ये फैक्ट्स में भी आप देख सकते हैं। पिछले साल अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीबन 25 करोड़ पर्यटक आए हैं, देशी और विदेशी मिला के। अब आप मान के चलिए कि अगर एक पर्यटक ₹1000 भी खर्च कर रहा है, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक बात। ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका। जी। बिल्कुल और वहीं पे आपने जब ये 25 करोड़ पर्यटकों के आने का, उसमें करीब जी। 6 लाख से ज़्यादा तो विदेशी पर्यटक हैं। जी तो हाँ, जी हाँ। जो कि जो आयन 25 करोड़ में शामिल हैं। उसी के साथ आप जी, देखिए तो जो पिछला बजट उत्तर प्रदेश में प्रेज़ेंट हुआ, उसमें जी, 98,193 करोड़ रुपया केवल जीआईएस सेक्टर के लिए और जी हाँ, 20,722 करोड़ रुपया होटलिंग सेक्टर। ये जी हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल्स आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि जी एक हाँ। सीरीज़ ऑफ होटल बन रहे हैं। वहीं पे करीब
आपको जो प्रपोजल है उस हिसाब से एक और प्रोजेक्ट की डिटेल की जानकारी मैं आपको दूं, आपके माध्यम से दर्शकों तक भी जाएगी जी कि जी जापान की एक कंपनी है जो कि मथुरा, काशी, अयोध्या, आगरा इनके सहित उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में अलग अलग स्तर के होटल्स में इन्वेस्ट कर रही है, होटल बना रही है। तो जी हाँ उसमें जो बुद्ध सर्किट के जगह शामिल हैं, कुशीनगर है, वहां भी बन रहे हैं, बनारस बन रहा है, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, जी आगे बढ़ने से पहले जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की कि सही रोड अगर नहीं होंगे, सही कनेक्टिविटी नहीं होगी, यातायात के सही साधन नहीं होंगे, टाइमली नहीं होंगे, आरामदायक नहीं होंगे, तो आज का पर्यटक अब इस तरीके से नहीं है कि वो किसी तरीके से बनारस की उन तंग और गंदी गलियों में हम्म, जूझता हुआ जाए, अपने आराध्य को प्रणाम करके आए। अब इसी जी पर एक सवाल ये बनता है कि हम्म, आजादी के इतने साल कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में आज तो नहीं आ गए, उनका मंदिर। जी जी ये अलग बात है कि वो किस रूप में था, लेकिन मंदिर तो था। जी महादेव काशी में आज तो नहीं विराज गए, बांके बिहारी हम्म, मथुरा में आज तो नहीं आ गए। तो जी आज तक की सरकारों ने हमें, आज 70 से ऊपर साल हो गए आजादी के, तो जी ये सब कुछ पिछले 8 एक सालों 9 एक सालों में ही क्यों दिखाई दे रहा है? उससे पहले आखिर क्यों नहीं होता था? देखिए, इसमें कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, वो या तो उन्होंने इस चीज़ का पोटेंशियल नहीं पहचाना या फिर वो हम्म। हिंदुत्व के मुद्दे पे रहना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब क्योंकि जैसे ही आप पर्यटन में हिंदुत्व वाले जो आपके मंदिर हैं या जो भी स्थल हैं, उनको आप लेकर आएँगे तो कहीं न कहीं जो जनमानस है, उनके अंदर जो एक हिंदुत्व का जो एक जैसे हम कह सकते हैं एक भावना जो सो गई थी, वो कहीं न कहीं ज्वार पकड़ेगी। अभी आप जैसे देख लीजिए काशी की अगर हम बात करें, तो काशी में पहले कुछ लाख लोग आया करते थे, इस बार करोड़ों लोग आए हैं। जो भी काशी जाता है वो वहाँ पे महादेव की अपनी पूजा करते हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, वहाँ के बारे में अच्छी-अच्छी बातें लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों में इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उस चीज़ को लेके। ठीक बात। पहले की सरकारों ने अब मैं इसको साजिश कहूँ या क्या कहूँ या उनका एक इसी तरह का माइंडसेट होगा, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं और यही कारण था कि लोगों ने जाना बंद कर दिया था। इन पर्यटक स्थलों पे अगर आप पहले का डेटा उठाएँगे, 90 से पहले का अगर आप डेटा उठा लेंगे या अभी पिछले 15 साल पहले का अगर आप डेटा उठाएँगे और आज का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे, तो आपको कम से कम भी नहीं तो 10 गुना फ़र्क वहाँ पे पता लगेगा। अभी 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर आपके टूरिस्ट आ रहे हैं इस समय। तो कहीं न कहीं धर्म क्योंकि धर्म को है ना हमारी जो राजनीति है, उसमें धर्म को एक जिसको हम बोल सकते हैं टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, कि उससे दूर रहिए। लेकिन धर्म को जब अगर आप सही तरीके से एक पॉज़िटिव तरीके से अगर आप उसको करेंगे, तो वो आपकी आर्थिक हालात को भी बदलेगा, प्लस जनमानस का जो आपका एक माइंडसेट है उसको भी बदलेगा। मैं अपने ठीक बात। जैसे मैं आईटी सेक्टर में हूँ, तो मेरे कई दोस्त हैं जो जाते हैं ऐसी जगहों पे जो जैसे केदारनाथ जाते हैं या फिर अमरनाथ जाते हैं या काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहाँ से आने के बाद में उनका धर्म के प्रति एक बिल्कुल अलग नज़रिया हो जाता है। वो लोग धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, वो लोग व्रत व्रत त्योहार वगैरह मनाते हैं, जबकि पहले नहीं किया करते थे। लेकिन ऐसी जगह जाने के बाद में उनके मन में परिवर्तन आता है। तो ऐसे कई लोग हैं मेरे जान-पहचान वाले जो कहने के लिए मॉडर्न हुआ करते थे, जो भगवान को भी नहीं माना करते थे। लेकिन आज वो जाते हैं और साल में कई बार जाते हैं अब तो। एक मेरा फ्रेंड है वो हर साल में अमरनाथ यात्रा जाता ही जाता है। जबकि ठीक पहले बात। वो पहले तो उसका ये था जैसे जो पीके मूवी के अंदर दिखाया है या जो ये जो दूसरी मूवियाँ हुआ करती थी कि जी शिव जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है। वो लोग 4-5 साल पहले ऐसी पोस्ट लिखा करते थे। आजकल महाशिवरात्रि पे वो भगवान शंकर की पोस्ट लिखा करते हैं। तो जनमानस का जो एक मनों में जो विकार आ चुके थे इतने सालों से, वो भी धीरे-धीरे इन चीज़ों से बदल रहे हैं। और ये सामाजिक एक बदलाव है जो मुझे लगता है। आर्थिक फ़ायदे तो आपको हो ही बिल्कुल। रहे हैं, प्लस एक सामाजिक बदलाव भी आपके अंदर आ रहा है। बिल्कुल। और जी, आप देखिए जरा इस देश की क्या विडंबना है कि जी, उसी अयोध्या जिसमें जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में, रामलला विराजमान के बारे में पूर्ववर्ती जी, सरकार, अब मैं क्या पार्टी का नाम लूं, वो तो जब अपने नाम ही बदलना शुरू कर दिए हैं, यूपीए से आई डॉट, है ना, उसको इंडिया जी, कहने में भी अजीब लग रहा है ना। जी हाँ, जी, तो ये विडंबना आप देखिए कि जी, उस मर्यादा पुरुषोत्तम को गल्प कहा, काल्पनिक चरित्र कहा, बाकायदे सुप्रीम जी, कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये तो काल्पनिक जी, चरित्र थे,
और भगवान राम का मंदिर अभी निर्माणाधीन है, और 2023 की अकेले फिगर अगर देख ली जाए तो 3.5 से ज्यादा लोग उस बन रहे मंदिर को देखने पहुंच चुके हैं। जी तो हाँ। अब आते हैं, आपने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यातायात की जी अच्छी सुविधाएं चाहिए। अभी मैं जी इस सर्किट पे एक ट्रेन जो चली है, मैं चूंकि लखनऊ से बात कर रहा हूं आपसे, तो लखनऊ से जी गोरखपुर के बीच में वंदे भारत चली इस सर्किट के, जो पहली वंदे भारत जी हाँ। लखनऊ गोरखपुर के बीच में। आप देखें कि वो उस ट्रेन का जो रूट है, सामान्य रूट जो लखनऊ से गोरखपुर की तरफ है, वो बिहार वाला ट्रैक है, और जो जी सामान्यतः गोंडा, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती होते हुए सीधा जाता है। हम्म। लेकिन वंदे भारत लखनऊ से निकलती है, उसका पहला स्टॉप होता है अयोध्या, दूसरा होता है बस्ती, और तीसरा उसका अंतिम पड़ाव होता है गोरखपुर। आने में भी जी यही स्टॉप है। तो कम से कम यह तो इस बात को सिद्ध करता है कि विश्व स्तरीय वंदे भारत की एक कनेक्टिविटी अयोध्या को तब मिल पाई है जब अयोध्या का स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन उस स्तर का है। जी हाँ। जी हाँ। एयरपोर्ट आपने अभी कहा वहां बन रहे हैं। तो जी उसी के साथ उत्तर प्रदेश अभी जो निर्माणाधीन है और जो प्रोजेक्ट में है, जिनको आगे बनना है, अगर एक्सप्रेसवेज को मिला लिया जाए तो भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला प्रदेश होगा। जी फोर हाँ। जी लेन्स हाँ। की बात अलग है, कॉरिडोर्स की बात जी अलग है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट जितना कुछ भी एक प्रदेश में किया जा रहा है, चूंकि हम उत्तर प्रदेश फोकस इसलिए बात कर रहे हैं कि एक ये सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि सैंपल साइज, आप बात करते हैं, अगर आपको पूरे भारत की जी बात हाँ। करना है तो 25 करोड़ आबादी जी वाले उत्तर प्रदेश की बात अगर आपने कर ली तो अमूमन आपने लगभग पूरे भारत को एक दृष्टि से जी देख लिया। जी हाँ। जी हाँ। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स, जो रोड हैं या जो रेलवेज है, अब ये सेंट्रल और स्टेट दोनों की भागीदारी वाले काम हैं। ऐसे जी हाँ। में आप इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को, जिसको कि भाजपा अपने हिसाब से, प्रधानमंत्री भी अपने हिसाब से डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन की सरकार दरअसल किस तरीके से फील्ड पे इफेक्टिव होती है, उसको हम्म। इस डेवलपमेंट में कैसे आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम। जी, जी। देखिए, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम भी किया है यहाँ पे, मतलब मेरे कुछ हम्म। जान-पहचान के लोग हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी है। डबल इंजन का देखिए ऐसा होता है कि सपोज़ कीजिए कि आज नोएडा में मेट्रो बननी है, तो होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो उस मेट्रो का एक जो भी एक प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करेगी, डीपीआर सबमिट करेगी, फिर वो केंद्र के पास जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी राज्य सरकार अकेले नहीं बना सकती। तो थोड़ा पैसा उनका लगता है, थोड़ा केंद्र सरकार का लगता है। तो डबल इंजन से फ़ायदा ये रहता है कि आपकी केंद्र की पार्टी और जो आपके राज्य की सरकार है, वो एक ही पेज पे होते हैं एक तरह से। तो उसमें थोड़ा-सा ठीक है ना, बात। आपका सीमलेस हो जाती है, जो आपके अप्रूवल्स हैं या फिर जो आपकी जो भी कार्यप्रणाली है, वो थोड़ी-सी बेटर होती है। तो आपके प्रोजेक्ट्स ईज़िली अप्रूव भी हो जाते हैं, ईज़िली बन भी जाते हैं। अगर हम नोएडा मेट्रो की बात करें, तो नोएडा मेट्रो बहुत जल्दी बन गई है। 2017 के बाद में कई रूट्स, एक आपकी एक्वा लाइन बनी है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी बन गई। मतलब पहले इतना रूट बनाने में 8 से 10 साल लग जाया करते थे। अभी 3-4 साल के अंदर बन गई है। अगर आप सड़कों की बात करें, हाइवेज़ की बात करें, तो केंद्र के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में काफ़ी अच्छा एक तारतम्य मान लीजिए या सिंक मान लीजिए। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा हाईवे हैं हमारे, पूरे देश में अगर बात करूँ। और अभी कुछ एयरपोर्ट्स इन प्रोग्रेस हैं, जब वो एयरपोर्ट्स बन जाएँगे, तो उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स वाला राज्य भी बन जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगर हम इंफ्रा की बात करें, तो इंफ्रा में तो इस समय हर और काम अच्छा काम चल रहा है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब जगह पे कॉरिडोर्स बन रहे हैं। जैसे काशी कॉरिडोर बन रहा है, आपका मथुरा के अंदर कॉरिडोर की बात हो रही है इस समय, और अभी भगवान श्री राम का तो आप मंदिर बन ही जाएगा अगले साल। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन जाएगा। जैसे आज वेटिकन है या फिर आपका मक्का मदीना है, तो मुझे लगता है वो उसको भी सरपास कर जाएगा। यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट होंगे या जो भक्तगण होंगे दुनिया भर से जो आएँगे, उनकी संख्या कई करोड़ों में होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक। अ, जी, मनीष जी, अब यहाँ जी, एक जी, बात आती है जी, कि सरकार तो कोई भी हो, आती है जाती है, जनता के मतों से चुनी जाती है, जी, लेकिन बात होती है नीयत की। जी हाँ,
बहुत सारी ऐसी बातें भी कही जाती है कि जैसे कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। लेकिन उसके पीछे क्या अर्थ नहीं है, उसके पीछे क्या जी, जनता के पास पहुंच रहा पैसा नहीं है। कांवड़ यात्राओं में जो लोग आते हैं, जाते हैं, एक जगह से हुँ, दूसरी जगह यात्राएं करते हैं, तो आपने पहले ही कहा कि धार्मिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो पैसा खर्च होता है, पूजन सामग्री जी, से लेकर और तमाम चीजों में। तो जी, केवल यह मान लेना कि किसी खास धर्म के प्रति विशेष आकर्षण की वजह से सरकार ऐसा कर रही है या हुँ, हुँ। सरकारें ऐसा करती हैं, ये क्या आरोप उचित है? नहीं, नहीं, मुझे इस आरोप में कोई दम नहीं लगता है। ये कहीं न कहीं एक भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपना नैरेटिव चलाने के लिए लोग बोलते हैं। और मैं तो इसमें इसमें एक चीज़ बढ़कर और बोलता हूँ कि अगर हम्म, सरकार हिंदुओं के त्योहारों पे खर्च कर रही है, तो कहीं न कहीं वो पैसा वो हिंदू से ही तो कमा रही है। जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं, वो सरकार के कंट्रोल में है इस समय, वहाँ का जो भी पैसा होता है, वो गवर्नमेंट को जाता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सरकार उस पैसे को कई जगह पे लगाती है, लोक कल्याण की कई योजनाएँ उन पैसे से चलती हैं। अगर उसमें से थोड़ा-सा परसेंट, 5-10% अगर इन चीज़ों पे लग जाता है, तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति दिखती नहीं है। तो ये जो आरोप है, ये केवल झूठ पे बनाए हुए आरोप हैं और इसका केवल भ्रमित करना लोगों को, यही उद्देश्य मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। और जब उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी राजनीतिक मुखिया, सरकार का मुखिया खुद जी, एक धर्मगुरु हो, तो ये चीजें जी किस हाँ। स्तर की होती हैं, वो उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक मॉडल भी बन सकता है इस तरीके से कि पूरी जी, दृढ़ता के साथ न सिर्फ विकास बल्कि धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास। अब जरा जी, एक रिसेंट घटना जो केदारनाथ से जुड़ी हुई है, जी। एक चीज और आई जो समाज के स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से उसको भी हमें चलते चलते एड्रेस करना चाहिए। पर्यटन जी। बढ़ रहा है, हुँ, समय हुँ। के साथ बदलाव भी हुआ है, एक जी, दूसरी जनरेशन है। और जब भी एक अगली जनरेशन आती है तो चीजें बढ़ती हैं। पहले जी। किसी किसी के हाथ में कैमरा होता था जाते हुए, है ना? अब हुँ, तो हुँ। वो भीड़ खत्म हो गई जो फोटोग्राफर्स की पर्यटन स्थलों के सामने दिखाई देती थी। झटपट जी। फोटो बना देने वाले पोलराइड कैमरास जो हैं, वो भी हुँ, हुँ। हम समाज ने देखा है। आज हर हाथ मोबाइल है। उसी जी। के साथ कुछ तमाम एक्टिविटीज ऐसी बढ़ी हैं सोशल मीडिया में रील्स बनाने की और ये बनाने की तमाम। उसको हुँ, हुँ। लेके एक जो रिजर्वेशंस लोगों का है सामाजिक स्तर पर, मैं सरकारी स्तर पर नहीं कह रहा, वो तो मंदिर प्रशासन जी, का काम है। जी, समाज के जी। स्तर पर ये जो एक दुर्बलता आई है, निश्चित रूप से ये दुर्बलता है। हुँ, हुँ, हुँ। सकारात्मक रूप से मंदिर के फोटो लेना, मंदिर परिसर के फोटोग्राफ्स लेना, उससे पुनीत कोई जी, काम हो नहीं सकता। लेकिन जी। इस तरह के अमर्यादित एक्ट करना, हुँ, तो हुँ। उसको लेके जो हालिया केदारनाथ में बाकायदे बैन कर दिया गया कि आप केदारनाथ मंदिर पर अब मोबाइल लेके नहीं जा सकते। यानी कि रील जी, बनाने के शौकीन जो है वहाँ रील नहीं बना सकते। इसको कैसे जी। देखते हैं आप? और इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं इसमें मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, तो उसकी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। अब वो मर्यादा कुछ भी हो सकती है, मर्यादा हो सकती है कि वहाँ पे आपको किस तरह का खान-पान रखना है। जैसे कई धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर आप नॉन-वेज नहीं खा सकते और बिल्कुल, जो इतने सालों से चला आ रहा है। प्लस किसी भी धार्मिक स्थल पे आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर कपड़े आप कैसे पहन रहे हैं, उसकी भी एक मर्यादा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप इन चीज़ों को समझें और करें, इस चीज़ को फ़ॉलो करें, बजाए इसके कि कुछ हल्ला-गुल्ला हो, फिर जो मंदिर प्रशासन है, वो अपनी तरफ से कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ऐसे ही अभी जो हमारा जो यूथ है, देखिए मैं इसमें 2 पहलू हैं। एक बात तो ये है कि यूथ जो है वो धर्म से जुड़ रहा है, धार्मिक स्थलों हुँ, पे जा रहा है, ये एक अच्छा ट्रेंड है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो उस चीज़ को सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। तो लेकिन बात फिर वहीं पे मर्यादा की आ जाती है। अगर आपको डालना भी है, ठीक आप बात, उसको मर्यादा में रह के ढंग से कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना, एक आदमी की गलती होती है और उसका नुकसान कई लोगों को होता है। ठीक बात। अब कई लोग हैं वो एक सही स्पिरिट में वहाँ पे जा रहे हैं, एक सही उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो नहीं खींच सकते वहाँ पे या फिर वो कैमरा लेके नहीं जा सकते क्योंकि कैमरा तो आपके मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल कहीं पे रखवा लिया जाता है, मान लीजिए 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, तो वो 2-3 घंटे भी बड़े भारी पड़ सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, जनता, ये समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक धर्म की एक मर्यादा है और हम कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप किसी भी जगह पे जाइए, उस जगह का सम्मान कीजिए, उसके बाद जब वहाँ से आप लौट रहे हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिए, जो आपको जो खाना है खाना खाना-पीना वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल तक आप सही वहाँ बात है। पर हैं,
जब तक आप वहां पर हैं, आप उस स्थल की वो जो वहां पे देवता जो स्थापित हैं उनकी और इस धर्म की, इन तीनों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, कोई और कानून आपको जी, तमाम ये चीज़ें नहीं सिखा सकता और ना कानून द्वारा जी, सिखाए जाने की ज़रूरत है। ये तो मॉरल पुलिसिंग की बात है कि जी, किस जी, जी, तरीके से आप खुद पर इसको एक अनुशासन करें, क्योंकि जी, माँ गंगा जो है, वो हुक्का पीने की तो जगह नहीं है। माँ गंगा बिल्कुल, के बिल्कुल, घाट जो हैं, वो बियर कैन्स के साथ बैठने की तो नहीं है। ये तो खुद सोचना बिल्कुल होता नहीं। है और जी हाँ, हमें उम्मीद है मनीष जी कि आज की जी, हमारी आपकी चर्चा जिस पर हमने सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, नेतृत्व जी, के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, पर्यटन से लेके धार्मिक पर्यटन और उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास और उत्तर जी हाँ, प्रदेश एक मॉडल के रूप में हम एक बार फिर चलते-चलते ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हमने चर्चा इसलिए की कि हमारा एक साफ-साफ बिंदुओं यानी कुछ डॉट्स पे चर्चा हो जाए हुँ, ताकि उससे जो है ये पूरे देश पर लागू होता है और निश्चित रूप से क्या जी, उत्तर क्या दक्षिण किसी भी हमारे भारत के हर हिंदू या किसी भी तीर्थ स्थानों पे, किसी भी धार्मिक जी, जी, धार्मिक पर्यटन बहुत सारे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि किसी का एक एकाधिकार है। कुल मिला के ये है जी, कि अगर सकारात्मक नेतृत्व हो, विज़न ठीक हुँ, हो, तो विकास के साथ धर्म का एक शानदार कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। आज जी, हमारे साथ आपने इतना समय दिया और दर्शकों तक भी एक सकारात्मक बातचीत पहुँची होगी। और हम खास तौर से भाषण देने वाले अपने अतिथियों से बचते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अब बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिनको जीवन का यथार्थ अनुभव है, उस सेक्टर का यथार्थ अनुभव है, उनके ज़रिए अगर बात दर्शकों तक पहुँचे, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, अन्यथा तो स्क्रिप्ट कोई भी पढ़ सकता है। तो बिल्कुल, मनीष जी, आज हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों उम्मीद धन्यवाद। है कि आज मनीष जी से हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ये उम्मीद रहेगी कि आप बताएँगे कि आगे किस तरह की चर्चाएँ आप मनीष जी से खास तौर से देखना चाहते हैं या प्रारब्ध के इस मंच पर देखना चाहते हैं। तो मनीष जी एक बार फिर धन्यवाद। आपको धन्यवाद और इसी के साथ दर्शकों आप